Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of Hindu Succession Act 1956. The name of the case is Nirmala versus Government of NCT New Delhi. 2010 का ये केस है। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं, इसमें एक इंदर सिंह है जिसकी दो शादियाँ होती हैं। ये इसकी वाइफ 1 है, ये इसकी वाइफ 2 है। तो जो उसकी फर्स्ट वाइफ है ये 1995 में एक्सपायर हो जाती है और इस इंदर सिंह की और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसके 3 संतान हैं ये, ठीक है, 2 लड़के 1 लड़की। और इसकी जो वाइफ 1995 में एक्सपायर होती है उसके 2 साल बाद 1997 में ये दूसरी शादी करता है निर्मला के साथ और निर्मला से इसको 2 बच्चे होते हैं, दोनों लड़कियां होती हैं, ठीक है, ये 2 लड़कियां हैं इसकी, ठीक है। अब इस केस में ऐसा होता है कि जो इंदर सिंह है ये 2006 में एक्सपायर हो जाता है। तो जब ये एक्सपायर होता है तब जो इसकी वाइफ है ये निर्मला, ये और इसके जो फर्स्ट वाइफ से जो बच्चे थे ये दोनों आपस में उस एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है उनकी, उसके ऊपर इनका डिस्प्यूट होता है। ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी इस पे हक हमारा भी है और ये उसको लेके बैठ जाते हैं। ये कहता है कि नहीं, इस पे सिर्फ हमारा हक है। तो उस चीज़ को लेके जो निर्मला है उस एग्रीकल्चर जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसको लेकर तहसीलदार के पास पहुँचती है कि भाई आप हमें म्यूटेट करवाइए, जो हमारी डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चर लैंड है उसको मुझे दिलवाइए, ठीक है। तो तहसीलदार जो है रिफ्यूज़ कर देता है उसको प्रॉपर्टी दिलाने से। किसको? निर्मला को। जैसे ही निर्मला को प्रॉपर्टी से रिफ्यूज़ल मिलता है तो वो पंचायत करवा लेती है, क्योंकि गांव में पंचायत होती थी उस टाइम पे। तो वो पंचायत करा लेती थी, वो पंचायत जो विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करती है और विलेज पंचायत अलॉट कर देती है कि भाई 1/3 हिस्सा इस निर्मला को भी दिया जाएगा। लेकिन पंचायत के फैसले के बावजूद भी जो रेस्पोंडेंट है, जो उसकी जो फर्स्ट वाइफ से जो संतान थी 3, वो उस चीज़ को, उस एग्रीकल्चर लैंड को नहीं देते। दे डिडंट गिव। उस चीज़ को लेकर ये एसडीएम और जो डीसी थे उसके पास गई ये निर्मला, लेकिन वहाँ पे भी इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब उन्होंने नोटिस नहीं लिया तब ये रिट पिटीशन लगा के इस कोर्ट में आती है और जो इश्यूज़ जो लेके आती है वो ये कहती है कि जो सेक्शन 50 है दिल्ली लैंड रिकॉर्ड का 1954 जो एक्ट है उसका सेक्शन 50 को क्वेश्चन करो और जो ये प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का जो अमेंडमेंट है उसके बेसिस के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिवोल्व की जाए, हमें दी जाए, ये इसका कहना था। अब जो मेन पॉइंट है वो स्टैट्यूट का है कि जो इन्होंने बोला कि सेक्शन 50 ऑफ दिल्ली लैंड रिकॉर्ड एक्ट 1954 का वो कहता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। तो जो ये एक्ट है ये स्पेसिफिकली लैंड एग्रीकल्चर से डील करता है कि जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो लैंड है उससे डील करता है। ये कहता है कि जो राइट होगा उस एग्रीकल्चर लैंड का वो सिर्फ मेल को होगा, कि ही इज़ द ओनर ऑफ दैट, ओनली मेल विल बी द ओनर। और ये फीमेल को एक्सक्लूड करता है, ये सेक्शन 50 है ये फीमेल को एक्सक्लूड करता है। इफ़ मेल डिसेंडेंट इज़ अवेलेबल, चाहे वो कितनी ही लोअर रैंक पे क्यों ना अवेलेबल हो, सिर्फ जो एग्रीकल्चर लैंड होगी उसका राइट सिर्फ मेल को होगा, ये सेक्शन 50 कहता है, ठीक है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 4, अब इन दोनों के बीच में ये सारा जो केस है इन दोनों के बीच क्या ही मैटर है कि क्या ये इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा। अब आगे देखेंगे क्या रिपेल क्यों करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आगे पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं कि 1956 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 4 के पास वो क्या बोलता है। वो कहता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, वो उसका जो सेक्शन 2 था, सब सेक्शन 2 क्लोज 4 का सब सेक्शन 2, वो कहता था कि नथिंग इन दिस एक्ट अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि भाई कोई भी लॉ जो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होगा उसको ये 1956 वाला ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में ये कोई एक एक्ट है जो लैंड रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, और एक ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। इसकी जो क्लोज 2 है उसमें ये लिख दिया गया है यदि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होगा ना तो वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे कौन सा जो स्पेसिफिक एक्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। वहाँ पर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 नॉट 2 1956 विल बी एप्लीकेबल, ठीक है।
ये हो गया ओवरराइडिंग इफेक्ट कि वहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर लैंड है, कि जो 4 क्लोज 2 में क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो भी होगा वहाँ पर ये जो एक्ट है वो काम नहीं आएगा, सिर्फ जो पर्टिकुलर एक्ट है वही काम में आएगा, ये बोलता है। ठीक है, अब थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जो ये लैंड जो है दिल्ली लैंड रिकॉर्ड एक्ट 1954 में जो पास हुआ था, जिसका सेक्शन 50 हमने पढ़ा कि सिर्फ मेल ही एग्रीकल्चर लैंड का ओनर होगा, वो भारत सरकार 1964 के अंदर 54 के अंदर तो एक्ट हुआ था, उसके 10 साल बाद 1964 में उस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। अब जो भी चीज़ 9th शेड्यूल में डलती थी, सरकार का क्या कारण होता था 9th शेड्यूल में डालना, ताकि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू से हम बच जाएं, और उसको कौन इम्यूनिटी प्रदान करता था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, आर्टिकल 31B कि नो एक्ट शैल बी वॉइड, जो भी 9th शेड्यूल में डाल दिए वो कोई भी वॉइड नहीं होंगे, बेशक वो आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हों। ठीक है, ये था हमारा 1964 में उसका इंक्लूड कर दिया 9th शेड्यूल के अंदर। अब लीगल इशू जो हमारी जो कोर्ट है जो डिसाइड कर रही है इस मैटर को, वो कोर्ट के पास 2 इश्यूज थे अभी। पहला कि क्या जो अमेंडमेंट हुई है 2005 में, जो अमेंडमेंट हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, क्या उसने सेक्शन 50 को रिपील कर दिया। अब अमेंडमेंट क्या हुई है, अमेंडमेंट ये हुई है कि जो सेक्शन 4 क्लोज 2 थी ना, उस क्लोज 2 को उन्होंने ओमिट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब वो रिपील हो चुकी है, ओमिट हो चुकी है, उसको नेगलेक्ट हटा दिया। ठीक है, अब क्या हटाया गया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो एक्ट के जो अभी तक उसको अपोज कर रहा था कि क्लोज 4.2 में जो एग्रीकल्चर एक्ट होगा वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उस चीज़ को ओमिट कर लिया गया है। अब ये चीज़ हट चुकी है 2005 में। तो जब तो क्वेश्चन ये है, जब ये क्लोज 4 जब सेक्शन 4 क्लोज 2 हट चुकी है, तो क्या सेक्शन 50 अभी भी एप्लीकेबल है या नहीं है, उसकी रेलिवेंस क्या, अभी रिपील हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, यदि रिपील हो गया है, यस, यदि इफ दैट द केस, क्या फीमेल को राइट है टू सक्सीड टू दैट डिस्प्यूटेड एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अब ये इसका लीगल इशू। अब इस लीगल इशू से सुनने से इसका जो जजमेंट आएगा उसकी रीजनिंग से पहले जो दोनों पक्ष हैं, जो डिफेंडेंट है, मतलब इसमें जो डिफेंड कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं वो, और जो यहाँ पे पटिशनर है उसकी जो सेकंड वाइफ और उसके बच्चे, वो अब उनके जो वकील हैं, उनके जो काउंसिल हैं, वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। तो जब ये पक्ष रख रहे हैं, हम इन दोनों का पक्ष देखेंगे कि पटिशनर जो काउंसिल है वो क्या बोलता है और डिफेंडेंट जो काउंसिल है वो क्या बोलता है। तो जो पटिशनर काउंसिल बोलता है कि सर जो सेक्शन 50 है ये रिपील हो गया है आफ्टर 2005 के अमेंडमेंट। अब ये क्यों बोलता है ऐसा, अब इसके लिए वो 3 केसेस को साइट करता है। पहला केस राम मेहर वर्सेस जो भी ये नाम है, दूसरा मुकेश वर्सेस भारत, तीसरा हरिनारायणी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। ये 2008 का केस है, ये 2008 का केस है, ये 1973 का केस है। अब इसमें देखो कितना ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट होता है। जो पहला जो केस है राम मेहर वाला, उस केस के अंदर लीगल इशू ये था कि भाई जो मैरिड जो डॉटर होती है क्या वो हकदार होती है एग्रीकल्चर लैंड की या नहीं। तो मतलब सिंपल से 2 फैक्ट थे, 2 फैक्ट क्या, 2 इशू कि DLR मतलब दिल्ली लैंड रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा उस टाइम पे। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं उस केस के अंदर दे वर को एयर ऑफ देयर डिसीज्ड फादर, तो इसका मतलब उन दोनों को इक्वल शेयर मिलना चाहिए इस एक्ट के तहत। और DLR क्या बोलता है, दिल्ली लैंड रिकॉर्ड क्या बोलता है, अब मैं DLR बोलूँगा आगे। DLR बोलता है कि सिर्फ ओनली अनमैरिड डॉटर, और वो भी केवल तभी जब उनका कोई सुपीरियर एयर नहीं है, एट दैट टाइम दे आर एंटाइटल्ड, अदरवाइज कभी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल को ही मिलेगा। DLR सेक्शन 50 ये बोलता है, क्योंकि इस केस के अंदर जो लड़की थी वो मैरिड थी, इसलिए देयर इज ए बिग नो, शी कैनॉट बी द ओनर, शी कैनॉट हैव द राइट टू दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड। सो हियर इन दिस केस शी वॉज मैरिड, सो HSA एप्लीकेबल नहीं होगा और DLR एप्लीकेबल होगा। DLR एप्लीकेबल के तहत उस लड़की को, जो मैरिड लड़की थी, उसको वो ज़मीन नहीं दी गई। कौन सी ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है,
क्योंकि सेक्शन ये अभी मैंने बोला कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा। क्यों ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा HSA? क्योंकि जो 1956 में जो क्लोज 4 सब सेक्शन 2 था वो ये बोलता था कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, जो हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे दैट आर एक्सक्लूडेड, मतलब वो उनके ऊपर HSA एप्लीकेबल होगा ही नहीं। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? जो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड लॉज होंगे उनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर DLR एप्लीकेबल होगा। और DLR के अकॉर्डिंग क्योंकि वो लड़की मैरिड थी इसलिए वो एग्रीकल्चर जो लैंड थी उसके राइट उसको नहीं दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये तो इस केस में जो सेक्शन 50 उसको रिपील नहीं किया गया। अब जो ये काउंसिल है, ये देखो इसकी कितनी ब्यूटीफुल इसने रीजनिंग दी है। ये कहता है कि सर ओनली ड्यू टू क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 4 सेक्शन 50 को आपने रिपील नहीं किया, क्योंकि सेक्शन जो ये 4 था हिंदू सक्सेशन एक्ट का, क्लोज 2 जो बोलती है कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के लिए आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को यूज नहीं करोगे, बाकी के लिए यूज़ करोगे। बाकी जो यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो आप जो भी स्टेट लॉ एक्ट है वो टाइम बिंग के लिए आप उसको एप्लीकेबल मानोगे, क्योंकि यदि ये उस टाइम पे ये एक्ट प्रिवेलेंट था, ठीक है ना, 2005 से पहले तो ये 1973 की बात हो रही है, उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल था, इसलिए आपने इसको कंसिडर नहीं किया। इसको कंसिडर करते हुए ही आपने सेक्शन 50 को जिंदा माना है और आपने सेक्शन 50 के तहत आपने इसको जजमेंट दी है, ठीक है। लेकिन अब 2005 में अमेंडमेंट हो चुका है, अब सेक्शन 4 क्लोज 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ये ओमिट हो चुका है, इसलिए अब सेक्शन 50 जो है उसका कोई स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए अब इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही सेक्शन 4 क्लोज 2 से। जो सेफगार्ड था, जो प्रोटेक्शन दी जा रही थी इसको, किसको? सेक्शन 50 को। वो कौन दे रहा था? ये दे रहा था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड सारे ये देखेगा, क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर लैंड वाला ओमिट हो चुका है, अब इसलिए सेक्शन 50 भी ओमिट हो जाएगा, मतलब रिपील हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस का, था ना कितना ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो सेकंड जो लीगल इशू था मुकेश वाले केस में, उसमें ये था कि जो ओनर था उस प्रॉपर्टी का वो 1993 में डाइड हो गया। तो अब जो प्रॉपर्टी थी वो 1993 में ओपन हो चुकी है सक्सेशन के लिए कि अब उसको कौन सक्सीड करेगा। तो ये जो लीगल इशू था इसमें 2005 का ये था कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है। तब हमारी कोर्ट ने ये बोला था कि जो अमेंडमेंट हुई 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसका रेट्रोस्पेक्टिव यूज नहीं हो सकता। ये सिर्फ 2005 के बाद ही जो भी चीज़ होंगी सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कि जो भी सक्सेशन 2005 के बाद एप्लीकेबल होगा, 2005 के बाद जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं तो सिर्फ उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो कोर्ट बोलती है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट इट कैनॉट बी यूज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, इसलिए जो सेक्शन 4 क्लोज 2 उस टाइम पे जो 1993 में जो चल रहा था, उस टाइम पे क्या था, 4 क्लोज 2 चल रही थी, इसलिए हमने उसको जिंदा मानते हुए, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए हमने इस ऑनर को सेक्शन 50 के तहत डील किया, ना कि HSA के तहत, हिंदू सक्सेशन के तहत नहीं, DLR के तहत हमने इसको अपना वर्डिक्ट दिया, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंट केस में जो इंदर सिंह है ये डाइड कब हुए? 2006 में, और वहाँ पे वो डाइड कब हुए थे? 1993 में। तो जो प्रॉपर्टी जो डील होगी वो किसके साथ होगी? DLR के तहत, ठीक है ना। या फिर HSA में सिंपली देखा जाए तो देखो, इसको दोबारा से समझ लो, सिंपल है। ये आदमी मरता है 1993 में, इंदर सिंह मरता 2006 में। जब ये 1993 में मरा है तो उस टाइम पे हिंदू सक्सेशन एक्ट का कौन सा क्लोज चल रहा है? 4 क्लोज 2। और इस टाइम पे जो 4 क्लोज 2 है ये ओमिट हो चुका है, इस टाइम पे ये ओमिट नहीं हुआ है। तो मतलब हम सारा जो जजमेंट दे रहे हैं उसको रेफरेंस मान के ही तो दे रहे हैं। हमने इसमें यही तो बोला कि 4 क्लोज 2 में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो उस लैंड के ऊपर HSA एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? DLR एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें हमने ये बोल दिया कि किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी हो, एनी टेक्स्ट एनी कुछ भी, सभी के ऊपर ओमिट होने के बाद जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, जो भी एक्ट किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो कौन एप्लीकेबल होगा? HSA ही एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए क्योंकि 2005 में ये आदमी मरा है तो 2005 की अमेंडमेंट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और जो प्रॉपर्टी है जो सक्सेशन में होगा वो 2005 के अमेंडमेंट के तहत होगा। कितना ब्यूटीफुल
इसका रीजनिंग है। और थर्ड जो हरीना रानी देवी था, इसने बोल दिया कि जो सेक्शन 50 है इसमें आप ये बोल रहे हो ना कि कोई भी वीमेन मतलब फीमेल जो है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, कौन सी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका जो राइट है वो उसको नहीं मिल सकता। सो इट्स ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 इसका वायलेशन है, इसलिए उसने रेड पिटिशन डाल दी है। तो कोर्ट कहता है कि भाई साहब ठीक है, जो 1954 में जो ये DLR था जो बना था 1954 में, 1964 में इसको 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया और 31 आर्टिकल जो है 31B उसने इसको प्रोटेक्ट कर दिया दैट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। बेशक ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हों, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो कोर्ट ने ये बोल दिया। तो कोर्ट ने किस चीज़ का हवाला दिया कि भाई 1964 में जो ऐड किया 9 शेड्यूल में आपने 31B ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया कि बेशक आपके 14 को वायलेट करता हो, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। लेकिन यहाँ पे काउंसिल ने क्या यूज़ किया, काउंसिल ने जो यहाँ पे जो ये काउंसिल है पिटिशनर का, वो बोलते हैं कि सर जो आर्टिकल 31B है ना वो ये बोलता है कि इट्स सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, कि जो लेजिस्लेचर होगा, जो भारत की पार्लियामेंट है, वो चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी पार्ट के अंदर, ठीक है ना, वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है। तो जो पार्लियामेंट की जो कॉम्पिटेंसी है, बेस्ड ऑन दैट दे कैन डू अमेंडमेंट, ठीक है। तो उस चीज़ को रिलेटेड हुए, उस चीज़ को रेफरेंस देते हुए ये बोलता है कि 2005 में जो अमेंडमेंट हो चुकी है उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, और अमेंडमेंट करते ही उन्होंने जो सेक्शन 4 क्लॉज 2 है उसको ओमिट कर दिया है, इसलिए सेक्शन 50 को रिपील माना जाए। और सेकंड ये बोलते हैं कि जो ऑनर है वो 1997 में डाइड हुए थे, जो ये केस था हरीना रानी वाला, इस केस के जो ऑनर है 1997 में डाइड हुए थे, लेकिन उस टाइम पे सेक्शन 50 को ये मान्यता दी जाएगी क्योंकि उस टाइम पे सेक्शन जो 4 क्लॉज 2 थी वो चल रही थी, उसने इसको बचा लिया। अगेन इसको सेक्शन 50 को हर बार कौन बचा रहा है, सेक्शन 4 क्लॉज 2 उसको हमेशा बचा रहा है, इसलिए सेक्शन 50 जो है वो प्रीवेल कर गया उस टाइम पे 1997 में। लेकिन अब हमारा केस कौन सा चल रहा है, 2006 की जब ये मरा उसके बाद का जो केस है, ठीक है ना। तो ये केस होने के बाद जो डिफेंडेंट के जो काउंसिल हैं वो 2 केसेस को हवाला देते हैं, 3 पॉइंट बोलते हैं। पहला वो रेफरेंस देते हैं राम मेहर का, दूसरा हर नारायणी का, और तीसरा कुछ शेड्यूल लिस्ट वो शेड्यूल 7 से रिलेटेड कुछ बोलते हैं। तो देखो पहला क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि राम मेहर में जो फैसला दिया गया था ना वो एक स्पेशल लॉ के कारण दिया गया था। अभी देखो डिफेंडेंट ने क्या बोला कि क्लॉज 4(2) इसने सेक्शन 50 को बचा लिया, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जो DLR है हमारा, DLR एक स्पेशल लॉ है जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए है, इसलिए इसको तो यूज़ किया जाएगा ही। ये बोले कि इसको इसने बचाया, और ये बोल रहे कि ये तो यूज़ होगा ही। देखा कितनी तगड़ी रीजनिंग हो रही है। नेक्स्ट जो हरीना रानी देवी में ये बोलते हैं कि सर जो 31B है ना इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि सर जो केशवानंद भारती केस हुआ था कि 24 अप्रैल 1973 कि उस तारीख से पहले जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी यदि किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया, उसको कोई भी उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तब देखो कोर्ट जब अभी बता देता हूँ उसका, जब जो जजमेंट आएगी, जजमेंट में कोर्ट बोलती कि भाई साहब जो भी अमेंडमेंट जो भी इन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बॉटल पैक हो गया, वाटर टाइट नहीं हो गया, वो उसके अंदर अमेंडमेंट का भी स्कोप अवेलेबल है। किसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर? जुडिशियल रिव्यू बैन हुआ है, जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट के पास तो पावर है, दे कैन डू द अमेंडमेंट, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये बात किसने बोली? कोर्ट ने बोली। लेकिन ये जो ये भाई साहब थे डिफेंडेंट के काउंसिल, वो सिर्फ इतना बोल के चुप हो गए कि सर 1973 से पहले, क्योंकि 1964 में डाल दिया था ना 9 शेड्यूल में, कि 1973 से पहले जितने भी लॉज 9 शेड्यूल में डाल दिए गए हैं वो इम्यून हो चुके हैं, कि उसके ऊपर कोई भी बाद की लेटर अमेंडमेंट नहीं अप्लीकेबल होगी। तो उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया इस चीज़ को, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डू अमेंडमेंट, वो चीज़ को भूल गए हैं, जिसको कोर्ट ने उसको उनको याद दिलाया है। और थर्ड जो डिफेंडेंट है वो ये बोलते हैं कि सर हमारे 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ भारत सरकार बनाएगी कानून, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट में दोनों यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो वो एंट्री नंबर 5 बताते हैं कि एंट्री नंबर 5 में सक्सेशन दिया हुआ है, और 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है। जो भी एंट्री नंबर 18 में दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर स्टेट ही बनाएगा कानून, क्योंकि जो ये शेड्यूल एंट्री 6 है कंकरेंट लिस्ट की, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है भारत सरकार को
कि भारत सरकार कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, किससे रिलेटेड, या कोई भी कानून नहीं बना सकती एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर मैटर सिर्फ स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसीलिए जो ये DLR है ये स्टेट स्पेसिफिक है। भारत सरकार ने बेशक HSA के अंदर चेंज कर दिया हो, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये किसका कहना है? डिफेंडेंट का। ठीक है, तो ये कह के ये बात होगी ख़त्म। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने वही जो अपने पेटिशनर थे उन्हीं की जजमेंट, उन्हीं की जो व्यूज़ थे उन्हीं का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि भाई जो सेक्शन 4 क्लोज 2 था, जो 1956 में जो बना था, वो 2005 में ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब बिल्कुल जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको भी समाप्त कर दिया। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि जो नया एक्ट है उसमें जो क्लोज 1, 4, क्लोज 1, सब क्लोज 1, उसका सेक्शन जो B पार्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी एक्ट, टेक्स्ट, रूल वो किसी भी लॉ से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बाकी जो भी एक्ट हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ कौन सा एप्लीकेबल होगा? HSA, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये ही एप्लीकेबल होगा। और जो इस भाई साहब ने यहाँ पे जो हवाला दिया था कि 31B यहाँ पे जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, तो कोर्ट ने बोला भाई साहब जुडिशल रिव्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो तो कॉम्पिटेंट है, दैट कैन मेक एनी लॉ, दैट कैन मेक एनी अमेंडमेंट। तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है, उन्होंने इस अमेंडमेंट को काट दिया है। जो सेक्शन 4 क्लोज 2 में जो उसको बचा रहा था, सेक्शन 50 को हमेशा सेव कर रहा था, अभी ये यहाँ पे सेक्शन ही नहीं बचा, तब सेक्शन 50 बचेगा ही नहीं, अब ये कट जाएगा, रिपील हो जाएगा। तो कोर्ट ने इसको काट दिया। तो नेक्स्ट कोर्ट ने बोला यदि हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लोज 4 सेक्शन 4 का क्लोज 2 नहीं होता उस टाइम पे, तो जो HSA है सारी ओवरराइडिंग पावर उसी के पास होती। जो राम मेहर केस का जो जजमेंट आया था वो जजमेंट अब अलग होता। यदि ये सेक्शन यदि यहाँ पे नहीं होता तो इसका जजमेंट कुछ और ही होता। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो सेक्शन 50 के पास पावर होती ही नहीं, क्योंकि सारी पावर किसके पास होती? HSA के पास होती, सक्सेशन एक्ट के पास होती। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो DLR जो सेक्शन 50 है ये सिर्फ केवल तभी तक बचा हुआ है जब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 4 क्लोज 2 था, सिर्फ उसी के कारण बचा हुआ था, अदरवाइज इसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अब 2005 में जो अमेंडमेंट हो चुकी है, 2005 की अमेंडमेंट इस सेक्शन 50 को रिपील करती है, और जो पेटिशनर है उसको म्यूटेट कर दिया कि भाई जो डिफेंडेंट थे ना, कौन थे डिफेंडेंट? फर्स्ट वाइफ के बच्चे, उनको बोल दिया कि आप जो प्रॉपर्टी है इनको शेयर करवाइए। ठीक है, तो कितना ब्यूटीफुल केस था ये। सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू।